दोस्तों, आज हम लोग एक और एप्लीकेशन बनाने के लिए जा रहे हैं। और एप्लीकेशन का जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ये जो एप्लीकेशन है इसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट है ये। और यहाँ पर जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्लिक टू जनरेट नंबर, तो ये जो सर्कल है इसमें ये नंबर जनरेट होंगे। और ये जो सर्कल है अभी यहाँ पर आपको 4 सर्कल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सर्कल डायनामिक रहेंगे, यानी कि अगर यूजर इस सर्कल को कंपोनेंट क्रिएट करते समय अगर वो सर्कल को 5 करेगा तो यहाँ पर 5 सर्कल आ जाएंगे और उसमें भी एक नंबर आना चाहिए जैसे कि 40। तो ये पूरी के तरीके से एक डायनामिक होगा। लेकिन इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए हम लोग जो अप्रोच यूज करेंगे कि इस तरह की एप्लीकेशन को किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी उसमें इस तरह की एप्लीकेशन में इसमें सीएसएस भी यूज हो रही है, इसमें स्टेट मैनेजमेंट भी यूज हो रहा है, इसमें प्रॉप्स भी यूज हो रहा है ना। तो इसमें और इवेंट हैंडलिंग भी यूज हो रही है, यानी कि चारों रिएक्ट के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इसमें कवर हो रहे हैं इस एप्लीकेशन में। और इस एप्लीकेशन में क्या होगा कि दो कंपोनेंट बनेंगे। ठीक है, कंपोनेंट दो बनेंगे, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट होगा जो सर्कल डायनामिक जनरेट करेगा ये एक कंपोनेंट होगा, इसको हम नाम दे सकते हैं जैसे कि सर्कल। और दूसरा जो ये टाइटल जनरेट करेगा और ये बटन जनरेट करेगा ये एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग आउटर कंपोनेंट बोल सकते हैं या इसको पेरेंट कंपोनेंट बोल सकते हैं। तो इसमें जो डेटा पास होगा वो पास होगा पेरेंट से चाइल्ड की तरफ। ठीक है, इस एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एप्लीकेशन की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होगी। मैं इसकी जो डिजाइन हम करेंगे वो कुछ इस तरीके से ये एप्लीकेशन जो है वो डिजाइन होगी। अब इसका क्या मतलब है हम देखते हैं। पहली चीज तो ये जो अप्रोच है इसको डाउनग्रेड डेटा फ्लोट बोला जाता है। डाउनग्रेड डेटा फ्लोट का मतलब ये होता है कि डेटा जो है वो पेरेंट से चाइल्ड की तरफ पास होगा। आप जितने भी ऐसी एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे देखिए ये वाली एप्लीकेशन इसमें दो कंपोनेंट मैंने शो किए हैं यहाँ पर। ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट नंबर 1 है और ये जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट नंबर 2 है। ठीक है, कंपोनेंट नंबर 1 में ये जो डेटा जनरेट हो रहा है जब स्टार्टिंग में एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगी तो ये डेटा में जो सर्कल बने हैं उस सर्कल में कोई नंबर नहीं होगा। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा तो इस पे एक नंबर आ जाएगा और ये नंबर भी डायनामिक होगा, यानी कि जो 5 सर्कल आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 और 5, ये सर्कल भी डायनामिक हो सकते हैं। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि सर्कल 4 है। तो डाउनवर्ड डेटा फ्लो का मतलब क्या है कि इसका जो पूरा कंपोनेंट है, मतलब जो मेन कंपोनेंट है जिसको पेरेंट कंपोनेंट यहां पर मैंने नाम लिखा है पेरेंट कंपोनेंट, ये पूरा एक पेरेंट कंपोनेंट है। और ये जो सर्कल वाला पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये जो सर्कल वाला कंपोनेंट है ये मेरा जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट है। और ये जो नंबर ऑफ सर्कल है वो एक प्रॉप्स के थ्रू जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी प्रॉप्स की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पर कितने 5 सर्कल जनरेट हो रहे हैं। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है जिसमें जो चाइल्ड कंपोनेंट है हमारा वो ये सर्कल चाइल्ड कंपोनेंट है। और इस चाइल्ड कंपोनेंट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर सर्कल की वैल्यू कितनी हो गई 4, क्योंकि यहाँ यूजर ने जो प्रोप्स की वैल्यू है वो 4 पास की है। ठीक है, तो यहां पर इस वाले एग्जाम्पल में देखो स्टेट भी लग रही है, स्टेट लगने के बाद में प्रोप्स भी लग रहे हैं और सीएसएस भी लग रही है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है और जो डेटा का फ्लो है वो कैसा होगा। हमारी मेन फाइल होगी app.js, app.js से डेटा जाएगा lottery.js में और lottery.js से डेटा जाएगा circle.js में। तो इस तरीके से डेटा जो है वो डाउनवर्ड डेटा फ्लो के डायग्राम के थ्रू डेटा चलेगा। तो जितनी भी इतनी सारी एप्लीकेशन है, रिएक्ट ये कहती है कि जो भी आपको डायनामिकली काम करना है, जो चीजें आपकी डायनामिकली अपडेट हो रही है उसको आप चाइल्ड.js में रखो, मतलब उसको आप चाइल्ड कंपोनेंट बनाओ। और जो आपका आउटर एलिमेंट है उसको आप पेरेंट कंपोनेंट बनाओ। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉप्स है वो क्या क्या होगा हम लोग देख लेते हैं कितने प्रॉप्स इसमें होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रॉप्स की। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉप्स की यहाँ पे बात करें तो जो प्रॉप्स है उसमें देखो सबसे पहले तो ये टाइटल, ये वाला जो टाइटल है ये भी प्रोप्स के थ्रू आएगा तो ये टाइटल हो जाएगा। ठीक है, टाइटल के बाद में दूसरा प्रोप्स क्या होगा कि नंबर ऑफ सर्कल, है ना। तो नंबर ऑफ सर्कल जो है वो भी हमको यहाँ पर जो नंबर ऑफ सर्कल है वो भी हमको मिलेगा, नंबर ऑफ सर्कल भी प्रॉप्स प्रॉप्स होगा।
और तीसरा प्रॉप्स होगा कि ये जो तीसरा प्रॉप्स होगा कि ये नंबर की रेंज, जैसे कि मैक्सिमम अगर मैं यहाँ 50 पास कर दूं तो ये नंबर जो जनरेट होंगे वो जनरेट होंगे विद इन 50 या विद इन 10, जो नंबर भी मैं पास करूं। तो यहां पर मैं ले लेता हूं एक मैक्स वैल्यू। तो ये जो हो गई वो हमारी एक मैक्स वैल्यू हो गई। तो यहां पर आप देख रहे हो तीन प्रोप्स हो गए। और जो स्टेट हो वो क्या होगा, स्टेट मतलब ये जो नंबर डायनामिकली जनरेट हो रहे हैं वो जाएंगे स्टेट के अंदर। तो स्टेट में एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं या एक अरे ले लेते हैं, तो एक नम्स नाम का अरे हो जाएगा जो कि स्टेट में हो जाएगा, जिसकी वैल्यू इस एग्जांपल में 45, 50, 25 और 35 है। ठीक है, तो इसमें तीन प्रॉप्स हो गई है और एक स्टेट हो गई हमारी और एक इवेंट हैंडलर बनेगा। और दो कंपोनेंट, एक पेरेंट कंपोनेंट के लिए एक जेएस हमारी बनेगी जिसको हम लोग ने बोला है कि ये लोटरी डॉट जेएस है, और एक चाइल्ड कंपोनेंट के एक जेएस बनेगी जिसको हम लोगों ने बोला है कि ये सर्कल डॉट जेएस। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम है। इस पूरे एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए जो डिजाइन मैकेनिज्म है वो ये है। अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड में हम इस एप्लीकेशन को करते हैं डिजाइन। तो मैं ओपन करता हूं विजुअल स्टूडियो कोड, यहाँ पर मैं जाता हूं और यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया और विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग इस एप्लीकेशन को करते हैं डिजाइन। सबसे पहले इस एप्लीकेशन की जो सीएसएस थी वो मैंने सीएसएस को मैंने यहाँ पर रख रखा है ना। सीएसएस मैंने पहले से रख रखी है, app.js है। तो हमको अभी एक फाइल बनानी है और उस फाइल का नाम होगा, हम सबसे पहले इस एप्लीकेशन में से सबसे पहले हम लोग ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको डिजाइन करेंगे। तो जो चाइल्ड कंपोनेंट को डिजाइन करना है उसके लिए मैंने सर्कल नाम दिया है। तो मैं एक फाइल बना लेता हूं यहां पर और उस फाइल को मैं नाम दे देता हूं सर्कल डॉट जेएस। सर्कल डॉट जेएस नाम दे दिया मैंने। ठीक है, दूसरा, पहले इस कंपोनेंट की कोडिंग हम लोग लिखते हैं। तो इस कंपोनेंट में हमको जो सर्कल डॉट जेएस है उसमें हमको ये नंबर ही चाहिए, और इस नंबर से हमको क्या करना है, इस नंबर से ये जो वैल्यू प्रॉप्स की आएगी वो कहां से आएगी, पेरेंट कंपोनेंट से आएगी। प्रॉप्स के थ्रू वो पेरेंट कंपोनेंट से आएगी। तो यहां पर मैं सबसे पहले तो आई एम आर सी लिखता हूं। आई एम आर सी से क्या हुआ, रिएक्ट कंपोनेंट आ गया। और यहां पर मैं लिखता हूं इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर यहाँ इंपोर्ट के अंदर मैं इसको जो सर्कल डॉट सी एस एस है, सर्कल डॉट सी एस एस को इंपोर्ट कर लेता हूं। ये सर्कल डॉट सी एस एस फाइल है मेरे पास, सर्कल डॉट सी एस एस मैंने ले ली। और फिर मैंने क्लास बनाई, क्लास का नाम हो गया मेरी सर्कल। एक्सटेंड मैंने किया तो क्लास एक्सटेंड हो गई, और एक्सटेंड मैंने किया किसको, कंपोनेंट को। ठीक है, एक्सटेंड कंपोनेंट हो गई और ये क्लास कंपोनेंट हो गया। अब इसके अंदर बनाना है मेरे को रेंडर मेथड। तो मैंने लिया रेंडर मेथड और इस रेंडर मेथड के अंदर मुझे रिटर्न करना है। तो मैंने यहां से रिटर्न किया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक डिव रिटर्न करेंगे, और ये जो पूरा है वो एक डिव होगा, मतलब ये एक सर्कल एक डिव होगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने रिटर्न किया डिव, और डिव रिटर्न करने के बाद में यहाँ पे मैंने नेम दिया, हमको क्लास नेम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है वो क्लास नेम दे दिया, और इस क्लास नेम की जो वैल्यू है वो मैंने सर्कल दे दी। ये हो गया। अब इसके अंदर जो नंबर प्रिंट करना है ना, नंबर यानी कि सर्कल के अंदर जो नंबर आएगा उसकी बात हो रही है। ये वाला जो नंबर जनरेट हो रहा है सर्कल के अंदर, ये नंबर कैसे प्रिंट होगा, ये नंबर आएगा एज ए प्रॉप्स यहां पर। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर नाम से आ रहा है। तो हम लोग यहां पर ले लेते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नम। ठीक, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नम, ये हो गया मेरा सर्कल, यानी कि जो मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है वो डिजाइन हो गया। ठीक है, अब इसको मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देता हूं। तो यहां पे मैंने एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद में डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में मैंने कर दिया सर्कल। सिंपल, ये हो गया मेरा चाइल्ड कंपोनेंट का काम कंप्लीट हुआ। अब मुझे क्या करना है, पेरेंट कंपोनेंट डिजाइन करना। तो पेरेंट कंपोनेंट में क्या होगा, पेरेंट कंपोनेंट में सबसे पहले तो मुझे ये टाइटल रखना है और ये बटन रखना है, और पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट यानी कि सर्कल को मुझे रेंडर करवाना है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो मैं चलता हूं यहां पर एक फाइल बना लेता हूं मैं।
तो मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं। तो मैंने ये फाइल क्रिएट करी और इसको मैंने बोला कि ये लॉटरी डॉट जेएस, ये फाइल बन गई। ठीक है। और IMRC कंपोनेंट जो चाहिए वो मैंने लिख दिया। IMRC के बाद में मुझे यहां पर क्या चाहिएगा, सर्कल कंपोनेंट भी चाहिएगा, तो मुझे इंपोर्ट करना होगा सर्कल। ये दोनों इंपोर्ट कर लिया। फिर मुझे CSS भी चाहिएगी यहां पर, तो मैं लिख दूंगा इंपोर्ट। और इंपोर्ट के बाद मुझे यहाँ CSS भी चाहिए। ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहां पर मैंने लिख दिया जो CSS है वो। तो CSS मेरे को, ये CSS फाइल जो है मेरी, CSS फाइल को मैंने यहां लिख दिया। ठीक। तो ये बन गई मेरी CSS। CSS भी बन गई यहां पर। ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, CSS लिख दी, और LOTTERY आएगा, LOTTERY, ये CSS बन गई मेरी। और यहां पर जो है वो, ये हो गया मेरा इंपोर्ट रिएक्ट, और रिएक्ट के बाद में सर्कल, और यहां पर आ गई मेरी CSS। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, क्लास बनाता हूं। तो मैंने क्लास बनाई, और इस क्लास में मैंने यहाँ पर ये क्लास का नाम लिया, और यहां पर मैंने एक्सटेंड किया कंपोनेंट को। सिंपल, ये आ गई, एक्सटेंड किया कंपोनेंट। अब मुझे यहां पर सोचना है कि सबसे पहले तो मुझे डिफॉल्ट डिफॉल्ट सेटिंग चाहिए ना। तो डिफॉल्ट सेटिंग चाहिए, तो डिफॉल्ट जो सर्कल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर जो डिफॉल्ट सर्कल आ रहे हैं वो 5 डिफॉल्ट सर्कल आ रहे हैं। यहाँ पर जो डिफॉल्ट सर्कल है वो कितने आ रहे हैं, 5 डिफॉल्ट सर्कल आ रहे हैं। तो ये 5 जो डिफॉल्ट सर्कल है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ये डिफॉल्ट सर्कल 5 आ रहे हैं। ये टाइटल भी यहाँ पर डिफॉल्ट आ रहा है ना। तो टाइटल हो गया, टाइटल के बाद में सर्कल की वैल्यू हो गई और मैक्स वैल्यू हो गई। तो तीनों मुझे डिफॉल्ट सेट करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर डिफॉल्ट प्रॉप सेट कर देता हूं, जो कि होता है स्टेटिक। स्टेटिक होने के बाद में यहाँ पर होगा डिफॉल्ट। स्टेटिक हो गया। स्टेटिक होने के बाद में यहाँ पर होगा डिफॉल्ट, और ये डिफॉल्ट प्रॉप्स। ठीक है। स्टेटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स, ये हो गई वैल्यू स्टेटिक डिफॉल्ट प्रॉप्स। और इसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं इसको एज ए ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। और इसमें मुझे जो वैल्यू रखनी है वो सबसे पहले तो टाइटल रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइटल। तो ये टाइटल हो गया मेरा, और इस टाइटल में मेरे को यहाँ पर मैं ये टाइटल वैल्यू रख देता हूं। टाइटल मैंने रख दिया, तो यहाँ पर हो गया टाइटल। ठीक है। टाइटल के बाद दूसरी जो वैल्यू होगी मेरी वो होगी कि मुझे सर्कल चाहिए। तो मैं लिख दूंगा नम, और नम के बाद में मैं लिख दूंगा सर्कल्स। जो नम सर्कल है वो मुझे चाहिए, तो मैं नम सर्कल में 5 रख देता हूं। और एक मुझे चाहिए यहाँ पर मैक्स वैल्यू। तो मैक्स वैल्यू जो है वो मैं 50 रख देता हूँ, यानी कि सर्कल के अंदर जो नंबर आएगा वो मैक्सिमम 50 तक आएगा। तो ये तो हो गया मेरा डिफॉल्ट प्रॉप्स, जो कि जब प्रोग्राम मेरा रन होगा, एप्लीकेशन जब रन होगी, तो ये वाला जो आउटपुट है वो मुझको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ये तो हो गया मेरा डिफॉल्ट प्रॉप्स। अब मुझे कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो मैं कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता हूं यहाँ पर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर में प्रॉप्स को पास कर देता हूं। कंस्ट्रक्टर कॉल किया मैंने, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने प्रॉप्स को पास किया, और प्रॉप्स के अंदर में यहाँ पर सुपर को कॉल कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे सुपर को कॉल किया, और सुपर में यहाँ पर मैंने प्रॉप्स को कॉल किया। ठीक है। ये सुपर हो गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, एक स्टेट भी चाहिए। और स्टेट किस लिए चाहिए मेरे को, क्योंकि जो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो स्टेट से ही आएगा। तो स्टेट को मुझे इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो मैं लिख देता हूं दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट में मैं नम्स करके एक वैल्यू दे देता हूं, नम्स। और जो नम्स होगा मेरा, क्योंकि हाँ, अब इस नम्स के अंदर पहले तो मेरे को अनडिफाइंड चाहिए ना। तो ये अनडिफाइंड कैसे आएगा, तो ये अनडिफाइंड के लिए एक अरे जनरेट करना पड़ेगा। तो एक मेथड होता है हमारे पास में अरे, अरे डॉट फॉर्म। अरे डॉट फॉर्म एक मेथड होता है। इस मेथड के अंदर हमको एक ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, जिसमें मैक्सिमम लेंथ और उसकी वैल्यू पास करनी पड़ेगी अरे की। तो यहां पर मैंने लेंथ पास कर दी। तो जो लेंथ है उससे क्या होगा कि जितनी भी लेंथ होगी, अब लेंथ कितनी होगी, ये स्टेटिक है क्या, स्टेटिक नहीं है, ये डायनामिक है।
ये डायनामिक है ना, तो लेंथ जो है वो कैसे होगी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नंबर ऑफ सर्कल, इतने सर्कल जनरेट होगी। तो ये क्या करेगा, अनडिफाइंड वाला अरे जनरेट कर लेगा, और अनडिफाइंड को जेएसएक्स शो नहीं करता, तो ये सर्कल जो है वो ब्लैंक सर्कल यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया दिस डॉट स्टेट नम। अब एक इवेंट हैंडलर भी चाहिए, तो इवेंट हैंडलर की बाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग दिस डॉट, सबसे पहले तो मैं एक इवेंट हैंडलर यहां बनाऊंगा। तो हम लोग पहले रेंडर फंक्शन बनाते हैं, फिर हम लोग इवेंट हैंडलर की बाइंडिंग करेंगे। तो यहां पर मैं बना देता हूं रेंडर फंक्शन। ये रेंडर फंक्शन बनाया, रेंडर फंक्शन के अंदर मुझे कॉल करना है रिटर्न। और ये रिटर्न चूंकि एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा, तो पहले तो एक डिव ले लेता हूं मैं। एक डिव ले लिया मैंने, और इस डिव में मेरे को क्लास लगानी पड़ेगी सीएसएस के लिए। तो क्लास नेम जो एट्रीब्यूट है वो मैंने कॉल कर लिया, और क्लास नेम एट्रीब्यूट में मैंने यहां पर क्लास का नाम दे दिया जो सीएसएस में यूज हो रही है वो। उसके बाद में H2 के अंदर शो होगा क्या, टाइटल। तो यहाँ H2 कर दिया मैंने, और टाइटल जो है वो कैसे आएगा, टाइटल आएगा प्रोप्स से। तो यहाँ आएगा दिस डॉट प्रोप्स डॉट टाइटल, सिंपल, ये हो गया H2 का टाइटल। अब जो सेकंड नंबर पे जो आएगा वो क्या आएगा, सर्कल। तो ये सर्कल कहाँ से आ रहा है, ये आ रहे हैं हमारे कंपोनेंट से। तो यहाँ पर हमको कंपोनेंट एंटर कराना पड़ेगा। तो ये एक डिव के अंदर ले लेता हूं मैं, और डिव के अंदर मैं एक कंपोनेंट रेंडर कराऊंगा, और यहां मैं लिख देता हूं सर्कल्स। ठीक है, अब ये सर्कल्स एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमको इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। और वो हम लोग कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। अभी हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं यहां पर, कि यहां पर जो है हमारी ये जो सर्कल है ना, ये वाले सर्कल यहां पर आएंगे, फिर उसके बाद आएगा ये बटन। तो बटन के लिए जो कोड है वो हम लोग लिखते हैं। तो यहां पर चलते हैं, और यहां पर हम लोग बात करते हैं बटन की। तो ये बटन हमने लिखा, बटन के ऑन क्लिक पे मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो बटन के ऑन क्लिक पे मैं गया, और यहां पर मैंने लिख दिया दीज डॉट हैंडल क्लिक। ठीक है, दीज डॉट हैंडल क्लिक। और यहां पर मैंने लिख दिया क्लिक टू जनरेट नंबर्स, और ये बटन को कर दिया यहां पर बंद। ठीक है, और ये डिव बंद हुआ, ये डिव जो है वो स्टार्ट हुआ, ये डिव बंद हुआ, और यहां पर जो है ऑन क्लिक बंद होगा। ये बन गया मेरा कंपोनेंट। अभी मुझे ये सोचना है कि यहाँ पर चूंकि ये पेरेंट कंपोनेंट है, और ये पेरेंट कंपोनेंट है, चाइल्ड को ये रेंडर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरीके से अब यहाँ पर ये वाला जो सेकंड कंपोनेंट है वो हमको रेंडर कराना है, वो हमको सोचना है। तो ये रेंडर फंक्शन के अंदर और रिटर्न के ऊपर में एक वेरिएबल लेता हूं, जिसे मैंने लिया लेट सर्कल्स। और यहां पर मैं क्या करूंगा, डॉट दिस डॉट स्टेट डॉट नम्स। नम्स यानी कि वो वैल्यू जितने नंबर है, ये जो नम्स है, दिस डॉट स्टेट डॉट नम्स है ना, दिस डॉट स्टेट डॉट नम्स, यानी कि जितने सर्कल जनरेट करवाने हैं उतना। तो कितने सर्कल जनरेट करवाने हैं, जितने नंबर से। तो ये नंबर पे ये एक अरे है, तो यहां पर एक फंक्शन चलेगा जिसको हम बोलेंगे मैप फंक्शन। और मैप फंक्शन क्या करेगा, मैप फंक्शन के अंदर हमको एक डायनामिक नंबर लेना है, क्योंकि ये जो सर्कल है ना इसके अंदर नंबर भी आ रहा है। तो यहां पर मेरे को ये नंबर कैसे आएगा, ये नंबर कैसे आएगा, ये नंबर ऐसे आएगा कि मेरे को इस नंबर को पास करना पड़ेगा यहां से एज ए प्रॉप्स। ठीक है, तो एज ए प्रॉप्स के लिए मैंने यहां पर जो ये प्रॉप्स क्या बनाई, नम नाम से बनाई। तो यहाँ पे नम नाम से मुझे पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ये लिया और एरो फंक्शन लिया, और एरो फंक्शन के अंदर ये कंपोनेंट मैंने बनाया काय के नाम से, सर्कल के नाम से कंपोनेंट बनाया मैंने। ये जो कंपोनेंट है वो सर्कल के नाम से कंपोनेंट हो गया। और सर्कल के आगे मैंने लिया नम, और नम के अंदर एज अ जेएसएक्स वैल्यू मैंने पास कर दी एन की, और इस कंपोनेंट को मैंने कर दिया बंद। कुछ एरर हुई है, हाँ, लेट सर्कल्स। और ये चूंकि जावा स्क्रिप्ट का कोड है, तो इसमें क्या एरर दे रहा है सिस्टम, दीज डॉट स्टेट डॉट नम्स डॉट मैप। मैप के अंदर मैंने एन लिया,
और यहाँ पर सर्कल को, सर्कल तो लिया है मैंने, यहाँ पे सर्कल भी है, सर्कल के अंदर नम्स, और ये बंद किया, और यहाँ सेमी कॉलम नहीं लगाया मैंने, इसके लिए यहाँ पर जो है वो एरर है। मैप फंक्शन बंद नहीं किया और सेमी कॉलम नहीं लगाया, क्योंकि ये जो मैप फंक्शन है वो ये एन है, और ये एन के बाहर यहाँ पर जो है मैप फंक्शन हो जाएगा बंद। तो इससे जितने नंबर होंगे उतने नंबर के लिए जो सर्कल्स है वो जनरेट होगा, ये लूप चलेगा ना। जैसे 4 सर्कल है, तो 4 सर्कल है तो 4 सर्कल जनरेट होंगे। एक सर्कल जनरेट हुआ, उसके अंदर नंबर फिल हुआ, दूसरा जनरेट हुआ, उसके अंदर नंबर फिल हुआ। तो ये सर्कल्स आ गया। अब इस सर्कल्स को मुझे यहां पर यूज कर लेना है, एज इट इज सर्कल्स को यहाँ यूज कर लेना है। अब बात आती है कि नंबर्स वाला ये जो अरे हम लोग कॉल कर रहे थे ना नम्स, ये स्टेट वाला अरे है, और अभी क्या है, अभी तो इस पे अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है, लेकिन जब इवेंट चलेगा, जब कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये एरर, ये नंबर जो है वो फिल हो जाएगा, नंबर में डेटा आ जाएगा, और नंबर में डेटा आ जाएगा तो वो डेटा सर्कल में फिल होगा। ये सारा काम होगा इवेंट हैंडलर पे। तो हमको इवेंट हैंडलर बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इवेंट हैंडलर बना देता हूँ। ये मैंने इवेंट हैंडलर बनाया, यहाँ पास कर दिया मैंने ई, और ई को पास करके ये मैंने कंप्लीट किया, लेकिन मुझे इवेंट को बाइंड भी करना पड़ेगा। तो इवेंट को बाइंडिंग कर देता हूं मैं, तो दिस डॉट इवेंट बाइंडिंग इज इक्वल टू दिस डॉट इवेंट बाइंडिंग डॉट बाइंड, और बाइंड के बाद यहां कॉल कर दिया मैंने दिस, ये हो गया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हैंडल क्लिक की कोडिंग करनी है। तो हैंडल क्लिक पे सबसे पहले तो मैं एक अरे बनाता हूं, तो मैंने लिया लेट ARR, ये एक अरे ले लिया मैंने। और फिर एक फॉर लूप चलाता हूं, तो मैंने फॉर लूप लिया जिसमें लिया लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू क्या, आई लेस देन इक्वल टू क्या, नम। तो यहां पर आ जाएगा दिस डॉट आई लेस देन और इक्वल टू दिस डॉट प्रोप्स डॉट क्या, नंबर ऑफ सर्कल्स, तो यहां आ जाएगा नम सर्कल्स। ठीक है, और यहां आ जाएगा आई प्लस प्लस, क्योंकि जितने नंबर पास करेंगे उतने ही तो सर्कल जनरेट होंगे ना। हाँ, तो ये सर्कल जनरेट करने के लिए जितने सर्कल उतने नंबर। फिर मैंने लेट डी इज इक्वल टू एक वेरिएबल लिया, और इसमें एक हम लोग एक डायनामिक नंबर जनरेट करवाएंगे। तो जैसे मैंने ले लिया मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, ये डायनामिक नंबर जनरेट का कोड है। मैथ डॉट रेंडम, रेंडम फंक्शन कॉल होगा इनटू, अब ये वैल्यू कहां तक चाहिए, तो ये भी डायनामिक है, तो ये कैसे आएगा, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैक्स वैल्यू। ठीक है, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट मैक्स वैल्यू हो जाएगा, और इसके बाद प्लस 1 हो जाएगा। तो इससे जनरेट हो जाएगा एक डायनामिक नंबर। अब ये जो डायनामिक नंबर जनरेट हुआ इसको पुश कर देंगे हम ARR में, तो ARR डॉट पुश डी, ये हो गया हैंडल क्लिक की कोडिंग। अब ये हैंडल क्लिक इसके लिए जनरेट हुआ, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये ARR में डेटा आया, तो ये ARR में जो डेटा आया है, इस ARR वाले डेटा को हमको इस स्टेट में अपडेट करना पड़ेगा। कहाँ गया हमारा स्टेट, ये है स्टेट, इस स्टेट में अपडेट करना पड़ेगा। तो इस स्टेट में अपडेट करने के लिए लूप से बाहर आके दिस डॉट सेट स्टेट, और सेट स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर हो गया नम्स एरो ARR, सिंपल। ये हो गया मेरा सेट स्टेट, सेट स्टेट हो गया। अब मेरे को ये हो गया मेरा दोनों कंपोनेंट का कोड। अब कोड बचता है मेरा मेन, जो कोड बचता है वो किसका बचता है, एपीपी डॉट जेएस का। तो एपीपी डॉट जेएस में गए, एपीपी डॉट जेएस में पहले तो ये जितना कोड लिखा है वो मैं हटा देता हूं। ये पूरा कोड मैंने हटाया, इंपोर्ट किया मैंने IMCR, ये हो गया कंपोनेंट क्लास, और यहां पर मैं इंपोर्ट करूंगा दोनों कंपोनेंट को। तो मैंने लिखा इंपोर्ट, इंपोर्ट में मैंने लिख दिया सबसे पहला जो कंपोनेंट है मेरा उसको फ्रॉम सिंगल कोड के अंदर, ये फर्स्ट कंपोनेंट हो गया।
सेकेंड कंपोनेंट मेरे को सर्कल भी चाहिएगा, सर्कल नहीं चाहिएगा क्योंकि सारी चीजें अब इस कंपोनेंट, ये कंपोनेंट को रेंडर किए मैंने, इंपोर्ट किया, इस कंपोनेंट के अंदर सर्कल और सीएसएस मेरे को मिल गए, सर्कल और सीएसएस दोनों जो है वो इस कंपोनेंट के अंदर मेरे को मिल गए। और फिर तीसरा जो कंपोनेंट था वो सर्कल था, तो सर्कल की सीएसएस भी मेरे को यहाँ पर मिल गई, तो मुझे सिर्फ इतना सा इंपोर्ट करना था, वो मैंने कर दिया यहाँ। अब मैं कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, अब मैं यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करता हूं, तो मैं यहाँ पे फंक्शन कंपोनेंट ही यूज कर लेता हूं, तो मैंने फंक्शन एपीपी लिखा और इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिटर्न किया, क्या रिटर्न करूंगा मैं, रिटर्न, और इस रिटर्न के अंदर जो स्ट्रक्चर है मेरा प्रोग्राम का वो क्या है, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है यहाँ पर कि सबसे पहले मेरे को जो चाहिए वो कंपोनेंट चाहिए, तो कंपोनेंट में सबसे पहले तो मैं फर्स्ट कंपोनेंट को रेंडर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम लोगों को एक डिव लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैं एक डिव ले लेता हूँ, ये मैंने डिव ले लिया, और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे क्लास नेम ले लेता हूँ, और क्लास नेम तो ठीक है, चलो मैं यहाँ पे डिव ही ले लेता हूँ, जो है वो डिव ले लिया मैंने, क्लास नेम की जरूरत यहाँ है नहीं, तो मैं खाली डिव ले लेता हूँ, यहाँ पर सिंपल डिव ले लेता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं कंपोनेंट जो है उसको रेंडर कर देता हूँ, ये मैंने इस कंपोनेंट को रेंडर कर दिया। अभी हम लोग एक को ही रेंडर करके देखते हैं, फिर डायनामिकली डेटा को देखेंगे, तो यहाँ जाता हूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, और इस टर्मिनल से CRA के अंदर में जाता हूँ, CD एडवांस स्टेट के अंदर CLS करता हूँ, और CD में जाता हूँ इसके अंदर, और CLS से क्लियर स्क्रीन करता हूँ, और NPM स्टार्ट करता हूँ। तो ये जब स्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग एक बार देख लें, हम लोगों ने तीनों कंपोनेंट बना दिए हैं, एपीपी डॉट मेन कंपोनेंट हो गया, उसके बाद सेकंड कंपोनेंट ये हो गया, और उसके बाद में सर्कल तीन कंपोनेंट हो गया, सर्कल की सीएसएस हो गई है और इसकी भी सीएसएस हो गई है, क्लासेस वगैरह भी हम लोगों ने लगा दिए हैं। अभी हम लोग देखते हैं जब प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, प्रोजेक्ट हमारा लॉन्च हो गया है, भी रिजल्ट क्या आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। सब कुछ अगर ठीक रहा तो ये जो स्क्रीन है हमारी, इस तरह से हमको आउटपुट मिल जाना चाहिए, ठीक है। अभी फर्स्ट टाइम लोड होने में थोड़ा सा समय लेगा, उसके बाद सब कुछ सही चलेगा। कुछ आ गई है एरर, एरर क्या आई है यहाँ पर, एरर आई है एपी इस, अच्छा हमने एपीपी को एक्सपोर्ट नहीं किया, तो हम जाते हैं app.js में, और app.js को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और एपीपी, ये मेरे को एक्सपोर्ट कर देना है, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि इसको भी हम लोगों को, ये जो है इंपोर्ट स्टेटमेंट ये नॉट फाउंड बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट ये किया है, और इसमें जाते हैं हम लोग, तो इसको भी एक्सपोर्ट हमने नहीं किया है, तो इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ये कर दिया मैंने, है ना। अब क्या है, अब हम लोगों ने दोनों कर, लेकिन आप देख रहे हो सर्कल अभी जनरेट नहीं हो रहे हैं, नंबर तो जनरेट हो गए, नंबर आ गए, लेकिन सर्कल जनरेट नहीं हुए हैं, क्यों नहीं है सर्कल जनरेट, वो मेरे को देखना है। तो सर्कल की जो वैल्यू है, देखो सर्कल क्लास है यहाँ पे सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे CSS, एक मिनट, ये CSS हो गया है, सर्कल क्लास भी हो गई है, सर्कल जो है वो डिव पे आ रहे हैं, डिव पे कोई क्लास हो सकती है, तो हम लोग चलते हैं डिव के अंदर, और डिव के अंदर एक क्लास मुझे देनी पड़ेगी, तो जहां पे सर्कल कंपोनेंट है उस पे जाते हैं, सर्कल कंपोनेंट है, और यहाँ पर सर्कल क्लास भी हम लोगों ने दे दी है, तो जो क्लास है वो भी सर्कल, सर्कल क्लास भी आ रही है, लेकिन सर्कल की CSS क्यों नहीं आ रही है, तो इस सर्कल डॉट जेएस और सर्कल डॉट CSS, सर्कल डॉट CSS में क्लास भी सर्कल है, क्लास जो है वो सर्कल है, सर्कल है ना, CSS जो है वो इंपोर्ट नहीं हुई आई थिंक, मुझे लग रहा है, तो सर्कल डॉट CSS लिया मैंने,
और यहां पर ये सर्कल है और इसको मैंने सर्कल डॉट CSS किया है। यहां पर सर्कल भी आ गया है, सर्कल के अंदर दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नम ये वैल्यू भी आई है। तो ये जो रिजल्ट है वो आना चाहिए था, लेकिन सर्कल क्यों नहीं आ रहा है वो देखना है बस। तो सर्कल डॉट CSS देखना पड़ेगा, सर्कल डॉट CSS आएगी तभी आएगा। तो सर्कल अभी हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट बनाया एपीपी, जो हमारी एप डॉट जेएस है, ठीक है। एप डॉट जेएस में भी हम लोगों ने यहाँ पे एप डॉट जेएस भी है। तो सर्कल, हमारा जो सर्कल है वो रेंडर क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं कंपोनेंट में जाता हूँ, कंपोनेंट में तो देखिए सर्कल यहाँ पर, सर्कल तो आ रहा है, सर्कल आ रहा है, लेकिन सर्कल की अगर नंबर जनरेट हो रहे तो नंबर भी जनरेट हो रहा है 46 21, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 सर्कल भी जनरेट हो रहे हैं। लेकिन ये सर्कल जो है वो दिख क्यों नहीं रहा है, तो वो हम लोग डिबग करते हैं कि सर्कल क्यों नहीं दिख रहा है। ये हमारी एप्लीकेशन हो गई है और यहाँ पे क्लास नेम भी हम लोगों ने यूज किया है, यहाँ पे सर्कल भी यूज किया है, कंपोनेंट सर्कल है, और नंबर भी है, यहाँ पर नम भी है, सब कुछ सही है। लेकिन CSS काम नहीं कर रही है आई थिंक, मुझे लगता है। यहाँ पर अगर मैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में ये दे देता हूँ, सेव करता हूँ, अभी भी ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल, क्लास सर्कल होनी चाहिए, ठीक है, क्लास सर्कल। और क्लास सर्कल जो है वो ये क्लास सर्कल है, क्लास सर्कल के अंदर बैकग्राउंड ये है, कलर ये है। तो दोस्तों ये सर्कल यहाँ पर आ गए हैं, या हम लोगों ने क्या किया था कि C कैपिटल था, और क्लास में हम लोगों ने जो C लगाया था वो लोअर केस में लगाया था, उसके वजह से ये सर्कल जो है वो नहीं आ रहे थे। अभी यहाँ पर सर्कल आ गए हैं, अभी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है वो रेंडम नंबर भी जनरेट हो गए। अब हम क्या करते हैं कि एक और कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। तो एक और कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए app.js में जाते हैं, और app.js के अंदर जाके हम लोग एक और कंपोनेंट यहाँ क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया ये। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइटल, और टाइटल जैसे कि मैंने example2 लिख दिया, तो ये टाइटल example2 हो गया। और भी जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखी थी, दूसरी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी थी, तो जो दूसरी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने रखी थी वो जो दूसरी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों ने रखी थी उसमें हम लोगों ने रखा था नम सर्कल्स। तो नम सर्कल में मैं पास कर देता हूँ 3, सिंपल 3 पास कर देता हूँ यहाँ 3। और यहाँ पर मैक्स वैल्यू, तो मैक्स वैल्यू में मैं पास कर रहा हूँ 25, ठीक है। तो अभी जो सर्कल जनरेट होंगे वो कुछ इस तरीके से जनरेट होंगे। इसको मैंने सेव किया और यहाँ गए तो आप देखोगे 3 सर्कल यहाँ पर आ गए। और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये 25 के अंदर नंबर जनरेट होगा, और ये नंबर जो है वो 50 के अंदर जनरेट होगा। तो इस तरीके से हम लोग डाउनवर्ड डेटा फ्लो, ये पूरी एप्लीकेशन डाउनवर्ड डेटा फ्लो पे थी। इसमें स्टेट यूज हो रहा है, प्रोप्स यूज हो रहा है, CSS यूज हो रही है, और मल्टी कंपोनेंट जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पर 3 कंपोनेंट जनरेट हो रहे हैं। पहला कंपोनेंट हमारा जो है app.js वाला कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट हमारा जो है वो सर्कल का है और लॉटरी का है। तो जो पहला कंपोनेंट यानी कि ये पेरेंट कंपोनेंट था, तो जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ये पेरेंट कंपोनेंट है, फिर उसके बाद में सर्कल वाला चाइल्ड कंपोनेंट है, और 2 कंपोनेंट के हो गए, और इनका आउटर मोस्ट कंपोनेंट जो है वो app.js वाला कंपोनेंट है। 3 प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉप से आ रही है, एक प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर स्टेट से आ रही है।